ये जो वीडियो है इसमें हम पुनर्जागरण काल का हमने जो वीडियो बनाया था शॉर्ट था, लेकिन उसकी जो परिचर्चा है वो हमने कर ली थी। इसमें कुस्तुनतुनिया के पतन के बारे में बात करेंगे, जो कि उस समय की सबसे तत्कालिक घटनाओं में उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। किसके बारे में? कुस्तुनतुनिया का पतन। लिखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का पतन तो 1453, कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1453 में उस्मानी तुर्कों द्वारा, उस्मानी तुर्कों के द्वारा इस पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। कुस्तुनतुनिया जो था वो उस समय ज्ञान और विज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कुस्तुनतुनिया उस समय ज्ञान और विज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर तो उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो यहाँ के जो विद्वान लोग थे वो भागकर कहाँ चले गए? वो भागकर यूरोप के देशों में चले गए, यूरोप के जो राष्ट्र थे उनमें चले गए। और इन लोगों ने जाते समय यहाँ का जो प्राचीन साहित्य था, यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनको भी ये लोग अपने साथ ले गए। और उस समय जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया तो जो नॉलेज है, जो वास्तविक ज्ञान था, जो ग्रंथ थे, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रंथ थे जिनका मिलना दुर्लभ है, उनको भी लोग अपने साथ कहाँ ले गए? यूरोप ले गए। और ये जो जिज्ञासा यूरोप गई थी, यही जो जिज्ञासा है, इसी को पुनर्जागरण की क्या कहा गया? इसी को पुनर्जागरण की आत्मा कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे पुनर्जागरण की आत्मा कहा गया। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में उस्मानी तुर्कों के द्वारा किया गया, और यहाँ के विद्वान भागकर यूरोप चले गए। क्या चले गए? यूरोप चले गए। ठीक है, अब जब ये लोग यूरोप चले गए तो अपने साथ ज्ञान विज्ञान इन सारी चीजों को लेकर ये गए। ठीक है, ज्ञान विज्ञान इन सारी चीजों को लेकर चले गए, और इसके साथ ही एक नई जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न हुई थी। और इसी जिज्ञासा को पुनर्जागरण की आत्मा कहा गया है। आत्मा कहा गया है। पुनर्जागरण की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। अब देखिए, जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो इनका जो जाने का मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नए मार्ग की खोज करने का प्रयास किया, और इसी नए प्रयास में इन्होंने जलमार्ग खोजने का प्लान बनाया। और इसी जलमार्ग की खोज के प्रयास में ही कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे लोगों ने नए देशों की खोज कर ली। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया का मार्ग बंद हो जाने के बाद यूरोप के विद्वानों ने जलमार्ग खोजने का प्रयास किया एवं कुछ विद्वानों, यानी कि कुछ लोगों, जैसे कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, मैगलन हो गया, एवं वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन द्वारा
नए देशों की खोज कर ली गई। क्या कर ली गई? नए देशों की खोज कर ली गई। देखिए आगे देखिए, तो इनके द्वारा क्या किया गया? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन के द्वारा क्या किया गया? खोजें की गई। और जब इनके द्वारा खोजें की गई तो फिर क्या हुआ? एक नए राष्ट्रों की जलमार्ग के साथ साथ एक नए राष्ट्र जो भी हैं वो भी यूरोप के राष्ट्रों को क्या हो गए? पता चल गए। और फिर मालूम है आप लोगों को उन देशों के साथ क्या हुआ? उनको अपना उपनिवेश क्षेत्र जो है इन लोगों के द्वारा बना लिया गया। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, जब उनको प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो हाथ लग जाते हैं, तो वहां के विद्वानों ने उनको पुनर्जीवित करने का क्या किया? प्रयास किया। क्या किया? पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लिखना है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में, 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ठीक है, क्या किया? पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अब पुनर्जीवित करने का प्रयास किया किस किस के द्वारा किया गया? कौन थे वो लोग? तो आप लोगों ने उनके नाम सुन रखे हैं। पेट्रोक है, दांते है, बेकन है। दांते है और बेकन। ठीक है, पेट्रोक, दांते, बेकन जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। जैसे नाम जो है वो प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उस प्राचीन साहित्य को अपने लेखन कार्यों के द्वारा क्या कर दिया? प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने वो जो ग्रंथ उनको प्राप्त हुए थे उनकी भाषा को कन्वर्ट किया, उनका अनुवाद किया और उनकी जो वास्तव में जो भाषा थी उसको कन्वर्ट करके आम जन की भाषा में, और वो जो ग्रंथ कहना चाहते थे उससे लोगों को क्या कराया? परिचित कराया। ठीक है, तो पेट्रोक, दांते और बेकन का नाम क्या है? इसमें प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखिए, इनके द्वारा प्राचीन ग्रंथों से लोगों को परिचित कराया गया। प्राचीन ग्रंथों से लोगों को परिचित कराया गया तथा ग्रंथों की भाषा का लोक भाषा में अनुवाद किया। लोक भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, लोक भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। क्लियर? अब जब ये प्राचीन ग्रंथ इनके हाथ लग जाते हैं तो पेट्रोक, दांते, बेकन ने क्या किया? इनको अपनी जो भाषा होती है, लोक भाषा जो है जिन क्षेत्रों की थी उसमें कन्वर्ट किया और लोगों को दे दिया, भाई इनको पढ़ो, इनमें बहुत अच्छी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। और लोगों ने उनका क्या किया? अध्ययन किया। और जब लोगों ने उनका अध्ययन किया तो लोगों को उनसे बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज जो है मिली है। देखिए, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनसे लोग अक्सर दूर रहते हैं। उनको जो बता दिया जाता है वो मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनको खुद पढ़ते हैं, खुद उनका अध्ययन करते हैं। अब जब 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने इनका अध्ययन किया और इसी कारण से पेट्रोक, लिख लेना,
इसी कारण से ये जो मैंने यहाँ पे लिखाया है पेट्रोक, ठीक है, ये जो पेट्रोक लिखा है, तो पेट्रोक की लेखनी के चलते ही इन्हें मानववाद का क्या कहा गया है, पिता कहा गया है। मानववाद का पिता कहा गया है। क्लियर? क्या कहा गया है? इनको मानववाद का पिता कहा गया है। चलिए मिटा दें इसको। चलिए, अब पेट्रोक को मानववाद का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने पूरे यूरोप में तर्कवाद के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। अरस्तु जो है उनकी प्रधानता जो थी उसका क्या किया गया, विरोध किया गया। किसके द्वारा किया गया? रोजर ब्रेकन के द्वारा किया गया। रोजर ब्रेकन जो है इन्होंने अरस्तु की जो प्रधानता है इसका क्या किया था, विरोध किया था। और इससे क्या हुआ, मानवतावाद का विकास हुआ। मानवतावादी लोगों ने चर्च और जो पादरियों की जो कट्टरता थी उसकी आलोचना करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मानवतावादी लोगों ने चर्च एवं पादरियों की कट्टरता का विरोध करना आरंभ कर दिया। ठीक है, मानवतावादी लोगों ने चर्चा एवं पादरियों की जो कट्टरता थी इसका विरोध करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। क्लियर? इनकी कट्टरता का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मानवतावादी जो सभ्यता है इसका फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। और इस विकास से क्या हुई, एक आदर्शवाद की क्या हुई, स्थापना हुई। अब बात करते हैं हम धर्म युद्ध के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? हम धर्म युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्व और पश्चिम के राष्ट्रों के मध्य में जब धर्म युद्ध स्टार्ट होता है, जो कि 200 वर्ष से ज्यादा ये धर्म युद्ध चलता है, और धर्म युद्ध को इन लोगों ने इस प्रकार से आगे बढ़ाया था कि जिसमें कट्टरता और अपने धर्म के प्रति लोगों का खिंचाव, अपने धर्म का प्रभाव फैलाने के लिए इन्होंने धर्म युद्ध जो है वो स्टार्ट कर दिया। और ये धर्म युद्ध जो है वो 200 वर्षों से ज़्यादा चलता है। कितने वर्षों से ज़्यादा चलता है? 200 वर्षों से ज़्यादा चलता है। लेकिन इस युद्ध में जो पश्चिम के राष्ट्र हैं वो क्या होते हैं, इस धर्म युद्ध को हार जाते हैं। और जो पूर्वी राष्ट्र थे, जो इस्लामिक राष्ट्र थे, वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो इससे उन जो पादरी वर्ग था उनका प्रभाव जनता पर कम होता है। और लोग कहने लग गए थे कि देखिए पादरी और जो चर्च हैं ये दिन भर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे तर्क देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इन धर्म की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस धर्म युद्ध ने भी जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और यूरोप में जो पुनर्जागरण की जो नींव है इसको मजबूत करने का प्रयास जो है वो धर्म युद्ध ने ही किया। धर्म युद्ध का प्रभाव, धर्म युद्ध में ईसाइयों की हार ने पादरी एवं चर्च के लोगों के विरुद्ध, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। ठीक है, विद्रोह का जो झंडा था वो क्या कर दिया, बुलंद कर दिया।
तो धर्म युद्ध का प्रभाव, धर्म युद्ध में ईसाइयों की हार ने पादरी एवं चर्च के लोगों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया, जिससे पुनर्जागरण की नींव मजबूत हुई, जिससे पुनर्जागरण की नींव मजबूत हुई। ठीक है, तो धर्मयुद्ध का प्रभाव, धर्मयुद्ध में ईसाइयों की हार ने पादरी एवं चर्च के लोगों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा जो है वो बुलंद किया था, और इससे जो पुनर्जागरण है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब इससे पुनर्जागरण की जो नींव है वो क्या होती है, मजबूत होती है। लेकिन एक चीज और थी, एक था सामंतवाद। सामंतवाद भी उस समय काफी ज्यादा हावी था, काफी ज्यादा प्रभावी था। सामंती प्रथा के कारण जो किसान वर्ग था, जो आम जनता थी, जो मजदूर वर्ग था, ये क्या कर रहा था, स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर पा रहा था। लेकिन पुनर्जागरण काल ने लोगों को ये मौका दिया कि वो अपनी प्रकृति पर क्या दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी जो प्रकृति है उस पर क्या दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय विचारक थे, साहित्यकार थे, इन्होंने भी इस चीज़ का जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया। उस समय जो ये कालखंड चल रहा था, उस समय एक छोटा से छोटा जाति का जो व्यक्ति है, या छोटे से छोटा जो गरीब है, जो किसान है, वो भी अपने तर्क वो जो है वो रखने लगा था इस संबंध में। तो पुनर्जागरण काल बिल्कुल छोटे से घर से लेकर एक बड़े शहर, एक बड़ी सिटी तक पूरा का पूरा फैल चुका था। लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगे थे, उन पर चर्चाएं करने लगे थे। ठीक है, इसके बाद भी उस समय जो विकास था वो रुक चुका था। दूसरे देशों के जो व्यापारी आते थे, उनसे उन्हें पता चलता था कि वास्तव में उनके राज्य की सत्ता जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए उनको लगा कि हमको धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो है लूटा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पूरब से संपर्क की हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं और पूरब से संपर्क की बात करते हैं कि कैसे पूरब के राष्ट्रों के साथ इनकी चले। देखिए पूरब से संपर्क, तो देखिए पूरब से संपर्क, देखिए यूरोप, पूरब से संपर्क में देखिए यूरोप। तो यूरोप के अंदर जब ये सब कुछ चल रहा था, तो उस समय पूरब के लोगों के साथ ये संपर्क में आते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये लोग जो यूरोप के निवासी हैं, उस काल में बौद्धिक क्षमता के रूप में पिछड़ते जा रहे थे। उनके ऊपर जो धार्मिक विचार है, धार्मिकता है, वो ज़्यादा प्रभावी हो गई थी। और अरब में एक नई संस्कृति का उस समय क्या हो चुका था, अरब में उस समय नई संस्कृति का एक विकास हो चुका था। ठीक है, पूर्वी देशों के संपर्क में आने के बाद, संपर्क में आने के बाद लोगों को लगा कि वो बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ चुके हैं, बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ चुके हैं, जिससे उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ, अज्ञानता का एहसास हुआ। ठीक है, यानी कि कोई एक बच्चा है, वो गांव में पढ़ता है 5वीं क्लास में, लेकिन वो अपनी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है और उसको भी ये महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं और मेरे गांव में 5वीं क्लास में मेरे से ज़्यादा कोई बच्चा होशियार नहीं है। लेकिन कोई बाहर के स्कूल का बच्चा इस स्कूल में, उससे मुलाकात हो जाए और वो उसके सामने बैठ के उससे सवाल जवाब करे और वो खुद करके बताए, देखो मैं भी 5वीं में पढ़ता हूँ और मैं इतना सारा कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैथ सॉल्व कर सकता हूँ, साइंस कर सकता हूँ।
तो जो बच्चा 5वीं में था, जो उसके टीचर गुरु गांव कह रहा था कि तुम सबसे होशियार हो, तो उस बच्चे को फिर धक्का लगेगा, देखो मेरे साथ कैसा धोखा हो रहा था, ठीक है, मुझे इसकी जैसी नॉलेज जो है वो नहीं दी गई। तो सेम कंडीशन जो है वो उस समय पुनर्जागरण काल से पहले हुई थी। अब बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ चुके थे, जिससे उन्हें अपनी जो अज्ञानता है उसका क्या हुआ, उस अज्ञानता का जो अज्ञानता है उसका क्या हुआ, महसूस हुआ। ठीक है, अरबों का जो साम्राज्य है वो विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुका था। स्पेन जैसे जो राष्ट्र थे वहां तक अरबों का साम्राज्य फैल चुका था। उत्तरी अफ्रीका पर भी अरबों का जो क्षेत्र है वो विस्तार कर चुका था। तो उनको महसूस होने लगा था, यूरोप के लोगों को, देखो अरबों का जो साम्राज्य है वो हमारे सीमा तक आ गया है, उतना हजारों किलोमीटर दूर से, लेकिन हम जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके ये जो लोग हैं वो अरबों के संपर्क में आ गए। ठीक है, और उन्हें उस समय की स्थिति की वास्तविक जानकारी जो है वो मिली। अब जब उस समय ये स्थिति बनी तो लोगों में एक विरोध की भावना जो है वो क्या कर गई, घर कर गई। ठीक है, जैसे आजकल क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती, वो अक्सर करके सोशल मीडिया से कोई नॉलेज उठाता है, उसने कहीं पर कोई पोस्ट पढ़ ली या फिर उसने कहीं भी सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ लिया, व्हाट्सएप पर कहीं पढ़ लिया, तो वो ये सोचता है कि देखो ये वास्तव में सच नॉलेज है। वो उसके ऊपर सर्च नहीं करता और फटाक से उसको पढ़ा और फिर उसी को कहीं ना कहीं जाके वो बोलने लग जाता है, देखो देखो ऐसा हुआ था। तो खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता वो आदमी। लेकिन जब वो ये बात कहीं बोल देता है तो फिर उसको कुछ दिनों के बाद एहसास होता है कि नहीं नहीं वो मैंने बात बोली वो गलत थी, लेकिन तब तक वो आदमी गलती कर चुका होता है। ठीक है, तो बौद्धिक दृष्टि से क्या थे, ये पिछड़ चुके थे। अब देखिए, अरबों से जब ये स्थिति का पता चल जाता है तो उन्होंने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया, और उन्होंने प्राचीनता और प्रामाणिकता पर जोर दिया। ठीक है, और जो प्राचीन जो साहित्य था उसको पुनर्जागृत करने का प्रयास किया। विभिन्न भाषाओं में जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया, उनको पढ़ा, और फिर उन्होंने ये कहा कि हम भी प्राचीन जो पद्धति है उनको वापस अपनाएंगे, शुद्धता को अपनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, पुनर्जागरण के फैलाव में पुस्तकों पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। क्या रहा? पुनर्जागरण के फैलाव में पुस्तकों पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा। क्लियर? चलिए अब देखिए, जिस प्रकार यूरोप ने विकास करना आरंभ किया था, तो वो किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव जो है वो दिखा, देखिए अब देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ था, इनकी कौन कौन से क्षेत्र थे जिनमें पुनर्जागरण हुआ। तो लिखिए, पुनर्जागरण के क्षेत्र, पुनर्जागरण के क्या क्षेत्र। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रेनेसा शब्द होता है वो वास्तव में फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन वो मूलतः क्या है, जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन मूलतः वो फ्रांसीसी शब्द हुआ करता था। इसने पुनः प्रतिष्ठा को कायम करने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो आधुनिक युग के प्रारंभ के लिए इसको क्या माना गया है, जिम्मेदार माना गया है। और जो पेट्रोक जैसे लोग थे, इन्होंने इस समय संस्कृति और सभ्यता का बहुत बड़े स्तर पर क्या किया, विकास किया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात देते हैं कि जो इटली है वो पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। लेकिन इटली ही क्यों पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, ये भी देखिए। लिखिए, इटली
पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इटली पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जर्मनी ने इसका अर्थ श्रम और आत्मसंयम था। इटालियों के लिए आराम है, आमोद है, प्रमोद है, मानवीय आदर्श हैं, ठीक है। लेकिन उन क्षेत्रों में जर्मन, फ्रांस जैसे लोग जो हैं वो क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे। ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों से जो लोग हैं वो इधर क्या करने लगे, गंतव्य करने लगे, किधर, इटली की ओर। तो इटली में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वान जाने लगे, विभिन्न राष्ट्रों के विद्वान जाने लगे, ठीक है। तो विभिन्न राष्ट्रों के जो विद्वान थे वो इन क्षेत्रों की ओर जाने लगे। अब देखिए जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई थी वो उस समय जर्मनी में ज्यादा हुई थी, जर्मनी में ज्यादा हुई थी। और अंग्रेजी पुनर्जागरण जो है वो जॉन कोलो और सर टॉमस मोर के विचारों से क्या था, प्रभावित था। किन किन के विचारों से प्रभावित था? तो एक तो थे जॉन कोले और एक थे टॉमस मोर। जॉन काले और टॉमस मोर के विचारों से प्रभावित था, ठीक है। तो ये दो महान विद्वान थे, इनकी विचारधारा से ये प्रभावित था। लेकिन मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस में राजनीतिक पुनर्जागरण की जो सच्ची भावना है वो दिखाई देती है। आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी इनकी पुस्तक जो है, कौन सी बड़ी फेमस पुस्तक है, द प्रिंस। ये किसकी पुस्तक है? मैकियावेली, ठीक है। तो द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। इसमें पुनर्जागरण की सच्ची भावना जो है वो क्या देती है, दिखाई देती है। इसमें पुनर्जागरण की सच्ची भावना दिखाई देती है, ठीक है। तो द प्रिंस यानी कि मैकियावेली में इसके पुनर्जागरण की जो सच्ची भावना है वो इस किताब में दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत सारी जो किताबें हैं वो उस काल में, उस क्रम में लिखी गई थी, जैसे कि रॉजर बेकन जो है, इन्होंने पुनर्जागरण के समय पे बहुत अच्छी किताबें जो हैं वो लिखी हैं। इसके अलावा ज्योतिष के परिवर्तन हुए थे, भौतिकी, गणित, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, इनके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें जो लिखी गई थी। विज्ञान के ऊपर बहुत सारे खोज किए गए, बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी थ्योरियां जो हैं वो इस काल में निकल करके आती हैं, सामने आती हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे यहां तक ही नहीं रुका गया। इस काल में सूर्य और चंद्रमा की परिकल्पना के बारे में भी थ्योरी जो है वो दी जाने लगी। कोलंबस ने क्रमशः ज्योतिष और भूगोल में क्या दिया था, योगदान दिया था। कोपरनिकस ने अपना योगदान दिया था। तो ऐसे विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्या दिए, योगदान दिए, ठीक है। अब इससे जब इतने क्षेत्र में, इतने बड़े स्तर पर जब ये विकास कार्य, आविष्कार, ये सारी चीजें होने लगी, तो निश्चित है आम जनता पर भी इनका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। इनके विचारों को लोगों ने पढ़ा, इनको सुना, तो इससे आम जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जो लोग जो थे वो क्या कर लेने लगे, रुचि लेने लगे। लोग जो थे वो कलाकार, लेखकों, किताबें पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में, नई पद्धतियों के निर्माण करने में रुचि लेने लगे। और इस काल में बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा, बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार इस काल में हुए, जिनमें से लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, माइकल एंजेलो का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने उस समय अपना जो थे वो प्रैक्टिकल थे, उनका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इसमें मूर्तिकार, वैज्ञानिक, बड़े इंजीनियर, तो सारे लोग पैदा हुए। उन्होंने करके दिखाया, लोगों के सामने अपने जो थ्योरी है उसको रखा। तो लोगों को लगा कि हमें जिज्ञासा की ओर जाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें ये धर्म और ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो प्रैक्टिकल प्रतिक्रिया उन्होंने लोगों के सामने रखी, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। चित्रकारों ने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। राफेल क्या था? चित्रकार था। इटली एंजेलो के अतिरिक्त एक राफेल चित्रकार भी था, जिसने बहुत सारी चित्रकारिता जो है वो इटली में की थी और लोगों को अपनी चित्रकला से बहुत ज्यादा क्या किया था? प्रभावित किया था। ठीक है, राफेल विमान का नाम भी है। ठीक है, राफेल। अब चलिए, अब देखिए इसके अलावा एक नाम और मिलता है, लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी जो है वो चित्र शिल्पी के पुनर्जागरण शिल्प कला के महत्वपूर्ण जो क्या थे? महान अग्रदूत थे। और इन्होंने बहुत अच्छी अपनी शिल्प कला की जो प्रस्तुतियां हैं वो लोगों के सामने प्रकट की थी। अलंकरण, मेगिस्थनीज, बर्लेस, इन सारी जो इनके जो ग्रंथ थे, होमर, इनके अनुवाद जो है वो उस काल में किए गए थे। ठीक है, तो इससे संपूर्ण क्षेत्र में पुनर्जागरण जो है वो फैला, जिसमें चित्रकारों, वैज्ञानिकों, चिकित्सा शास्त्रियों, पर्यावरणविद, बहुत सारे लोगों ने एक तरह से अपनी जो प्रतिभा है वो लोगों को दिखाई। लोगों को लगा कि हम भी ऐसा करते हैं, तो इससे क्या हुआ? व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। और जब व्यक्तिवाद का जन्म हुआ तो पुनर्जागरण जो है वो बड़े फैलाव पर यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, और लोगों ने जो चर्च है इनके प्रति अपनी जो आस्था है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा और इन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि जो चर्च की जो बातें हैं वो हमारे साथ क्या है? जालबाजी हैं, हमारे साथ क्या है? एक धोखा है। ठीक है, तो पुनर्जागरण जो था वो सचमुच में वर्तमान का क्या है? आरंभ है, जिसमें सुधार आंदोलन यानी कि लोगों ने पुनर्जागरण के प्रति स्वयं को आश्वस्त किया, स्वयं को जगाया। ठीक है, तो ये था आपका पुनर्जागरण काल। उम्मीद है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।